हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे और आज का टॉपिक है प्लूरल इफ्यूज़न। प्लूरल इफ्यूज़न क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि लंग्स के बाहर एक असामान्य मात्रा में, मतलब एक देखा जाए एबनॉर्मल तरीके से क्या होता है, फ्लूइड पदार्थ जो होता है वो इकट्ठा होने लग जाता है, एक्युमुलेट होने लग जाता है। और जहाँ पे वो इकट्ठा होता है वो जगह होती है प्लूरा। ठीक है। अब प्लूरा क्या होता है? प्लूरा एक झिल्ली होती है, एक थिन कवरिंग होती है जो फेफड़ों को और छाती की जो अंदरूनी परत होती है उसके बीच में मौजूद होती है। ठीक है। अब इसमें जब पानी भर जाता है तो हम इसको प्लूरल इफ्यूज़न कहते हैं। इसमें क्या होता है, प्लूरा की जो परतें होती है उसके बीच में, जो प्लूरा लेयर्स होती हैं उसके बीच में पानी भर जाता है। ठीक है। उसके बीच में खाली जगह होती है, उसमें ज़्यादा पानी भर जाता है तो उसको हम प्लूरल इफ्यूज़न कहते हैं। जनरली क्या होता है, उसके बीच में जो है 1 चम्मच के आसपास पानी जो होता है उस खाली जगह में जनरली होता है, मगर वही अगर इन्फेक्शन की वजह से बढ़ता चला जाता है तो उसको हम प्लूरल इफ्यूज़न कहते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि सिम्टम्स क्या आएंगे, लक्षण आते हैं। लक्षणों के बेस पे हम तुरंत चेस्ट एक्सरे कराते हैं, जिससे हम ये जान सकें कि कहीं हमारे लंग्स में पानी तो नहीं भर गया है। ठीक है। तो इसमें लक्षण क्या आएंगे, एक तो सांस लेने में दिक्कत होगी पेशेंट को, क्योंकि ऑब्वियसली जब प्लूरल लेयर्स के बीच में पानी भर जाएगा तो सांस लेने में परेशानी होगी। फेफड़े जो है ऑक्सीजन को एक्सेल इनहेल करने में हमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है। तो सांस लेने में दिक्कत होगी। उसके साथ साथ चेस्ट पेन होगा, सीने में दर्द होगा, अनकंफर्टेबल फील होगा पेशेंट को। जब गहरी सांस लेगा पेशेंट तो उसको ज़्यादा दिक्कत होगी शायद। ठीक है। और इसके साथ साथ जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ेगा उसमें फीवर आ जाएगा, पेशेंट को बुखार आने लग जाएगा। ठीक है। खांसी पेशेंट को आएगी, क्योंकि बोलते समय पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी, उसके साथ साथ खांसी आने लग जाएगी और घुटन महसूस होगी, सफोकेशन फील होगा। ठीक है। तो ये दिक्कतें जो हैं, अगर प्लूरल इफ्यूजन की दिक्कत पेशेंट को हो रही है तो वहाँ पर ये सिम्टम्स आएंगे। ठीक है। इसके कारण क्या हो सकते हैं? प्लूरल इफ्यूजन के कारण बहुत सारे होते हैं। हर कारण जो है बहुत बड़ा भी नहीं होता है और हर कारण छोटा भी नहीं होता है। इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ क्योंकि इसमें एक शब्द यूज़ किया गया है, कैंसर। कैंसर बीमारी के कारण भी जो है प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है। कैंसर की बीमारी के कारण प्लूरल इफ्यूजन कैसे हो सकता है? अगर कैंसर सेल्स प्लूरा तक फैल जाती हैं तो ऐसी स्थिति में लंग्स में पानी भरने का, लंग्स के बाहर जो प्लूरल लेयर्स हैं वहाँ पर जो है फ्लूइड एक्यूमुलेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो वहाँ पर भी जो है प्लूरल इफ्यूजन की कंडीशन आ सकती है। इसके अलावा पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है। इसमें क्या होता है, लंग्स में मौजूद जो वेन्स होती है, किसी भी वेन्स में क्या होता है, किसी भी प्रकार की रुकावट आ सकती है। ठीक है। जिसकी वजह से प्लूरल इफ्यूजन की कंडीशंस आ सकती है। ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा इन्फेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन एंड निमोनिया। इस कंडीशन में भी लंग्स में पानी हो सकता है। अगर प्लूरल लेयर्स में अगर टीबी का बैक्टीरिया है तो हम इसको प्लूरल ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गया, ल्यूपस हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, एसाइटिस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्लूरल इफ्यूज़न के लिए, अभी 1 मिनट 2 मिनट रुक जाना, हाँ 2 मिनट रुक जाना। तो ये प्लूरल इफ्यूजन को कॉज कर सकते हैं। लंग्स में पानी भरने का खतरा कब बढ़ता है? जब पेशेंट स्मोकिंग कर रहा हो, पेशेंट को पहले कभी हार्ट अटैक आया हो, कोरोनरी आर्टरी जो उसका बाईपास सर्जरी हुआ हो, लंग्स डैमेज हो या पहले भी लंग्स की बीमारी रह चुकी हो, चेस्ट इंजरी हुई हो कभी, तो उसकी वजह से जो है इनके चांसेस बढ़ सकते हैं, मतलब लंग्स में पानी भरने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है। इसके अलावा आप क्या डायग्नोसिस करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी, स्टेनोसिस, पानी निकालने की जो प्रोसेस होती है वो करते हैं हम, सीटी एंजियोग्राफी, बायोप्सी टेस्ट। ठीक है। केएफटी, एलएफटी, हार्ट यूएसजी और ब्रोंकोस्कोपी, ये सब इसके टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा ट्रीटमेंट में हम कहते हैं लंग्स से पानी निकालना होता है तो हम इसको प्लूरल एक्सक्लोरोसिस कहते हैं। ऑपरेशन, अगर पानी निकालने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो वहाँ पे ऑपरेशन होता है, थोरेक्टोमी होती है, प्लूरोड्रेसिस होता है। ठीक है। ये सारी चीज़ें हम करते हैं। उसके साथ साथ अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है प्रॉपरली तो इसमें हम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, जिसे हम ऑर्थोप्निया कहते हैं। थकान पेशेंट को रहेगी, न्यूमोथोरक्स की दिक्कत जाएगी, सेप्सिस की कंडीशन आ जाएगी और लंग स्कारिंग की कंडीशन आ सकती है।
इसमें होम्योपैथिक दवाइयाँ भी बहुत अच्छा काम करती हैं लंग प्लूरिसी में। इसमें जो है मेडिसिन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जैसे स्पॉन्जिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें जो है रेस्टॉक्स भी बहुत अच्छा काम करती है अगर फीवर है, उसके साथ साथ दिक्कत ज़्यादा हो रही है। ब्रायनिया भी, ड्राई कफ है अगर लंग प्लूरिसी में, तो वहाँ पर वो भी अच्छा काम करती है। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस का केसेस है, अगर हम इसमें टेस्ट कराते हैं, क्या होगा है कि हम इसमें प्लूरोडेसिस करते हैं, तो उसमें क्या है, जब हम पानी निकालते हैं उसको हम टेस्ट के लिए भेजते हैं, तो ट्यूबरक्लोसिस में ट्यूबरकुलिनम होम्योपैथिक जो मेडिसिन है वो भी बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा सिम्टम्स के आधार पर अगर हम दवाई देते हैं तो पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलता है। अगर कोई भी दवाई लें, मगर तो आप क्या करें, दवाइयों को लेने से पहले डॉक्टर का परामर्श जरूर लें, बिना पूछे कोई दवाई नहीं खाई जाती। उसके साथ साथ डाइट एंड रेजिमेंट इसमें बहुत मायने रखता है। आपको हाई प्रोटीन रिच डाइट लेनी होती है। इसमें आप दूध पिएं, न्यूट्रीला लें, एग अगर आप लेते हैं तो ले सकते हैं। इसके साथ साथ जितनी भी हाई प्रोटीन रिच डाइट है वो आप इसमें लें। हेल्दी डाइट होनी चाहिए आपकी, जैसे मूंगफली हो गया, न्यूट्रीला हो गया, दूध हो गया, एग हो गया, इस तरीके से दालें हो गई, ये सारी चीज़ें आपको अपनी डाइट में लेनी है। आपको हेल्दी डाइट लेंगे तो आप जल्दी रिकवर कर सकते हैं इसमें, और जल्दी आप इस बीमारी से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।